दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति करवट ले रही है। भारत की राजनीतिक सत्ता चुनाव को लेकर मॉडल के जरिए एक नई बिसात इस देश में बिछा रही है। इस देश के भीतर में सत्ता विरोध की हवा ने ना जाने कितनी सत्ताओं को पलट डाला। इस देश में लोकतंत्र का मतलब लोगों के आश्रय सत्ता का पलटना जरूर रहा है, लेकिन किसी सत्ता के बरकरार रखते हुए और उस दौर में तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए जो राजनीतिक मॉडल गुजरात से निकला है वह अपने आप में अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व कई मायनों में है, क्योंकि गुजरात के अपने इतिहास में ऐसा मॉडल राजनीतिक तौर पर इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। इससे पहले राजनीतिक जीत किस सुनामी के तौर पर आती है यह भी किसी ने नहीं परखा। मुद्दे कई मौकों पर आए, चाहे वो मुंबई को लेकर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का शोर हो, चाहे वो सीमावर्ती राज्यों में जमीन को अपने हिस्से में लेने का शोर हो, या फिर 1974 में छात्रों का आंदोलन ही क्यों ना हो, या फिर 1985 में माधव सिंह सोलंकी की ठसक के साथ कांग्रेस की जीत का रिकॉर्ड बनाने का दावा ही क्यों ना हो, या फिर 2002 में गुजरात दंगों की अक्स तले जो जीत नरेंद्र मोदी को मिली, वो तमाम रिकॉर्ड इस दौर में खत्म हो गए। ये एक ऐसा दौर है जिसके साए तले एक चेहरा उभर कर आता है। वह चेहरा राजनीतिक तौर पर छा जाता है। उस चेहरे के इर्द गिर्द वोट पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसी चेहरे के पक्ष या विरोध में राजनीति सिमटती चली जाती है। और ना तो मोरबी पुल के तहत मौतों के सिलसिले और उसकी गिनती कोई करना चाहता है, ना ही बेरोजगारी का दर्द किसी को सालता है, ना ही महंगाई को लेकर महिलाएं परेशान होती हैं, ना ही आदिवासी इलाकों में जमीन छीने जाने और पलायन किए जाने की मजबूरी आदिवासियों को परेशान करती है। किसानों का दर्द भी काफूर हो जाता है। ये गुजरात का राजनीतिक चुनावी मॉडल है। इस चुनावी मॉडल के ठीक समानांतर दूसरी तरफ देश के दूसरे हिस्सों में सत्ता विरोधी लहर मायने रखती है। दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी क्यों हार गई? चेहरा तो एक ही रखा गया था, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल का चेहरा था। यही चेहरा हिमाचल प्रदेश भी गया। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग वहां की 28 विधानसभा सीटों को इन्होंने कवर भी किया और हर सीट पर सत्ता विरोधी लहर क्यों गूंजी। लेकिन ये सारी लहर गुजरात पहुंचते पहुंचते सुनामी में तब्दील क्यों हो जाती है? क्या ये एक ऐसे चेक एंड बैलेंस की स्थिति है जिसमें कोई दोष ना लगाए कि दरअसल मैकेनिज्म कोई चीज होती है, या एक राजनीतिक प्रयोग की नायाब स्थिति है जिसमें एक तरफ तीसरे दल का खड़ा होना, दूसरी तरफ मुसलमानों के, दलितों के, पाटीदारों के, महिलाओं के, किसानों के वोट कैसे बढ़ते चले जाए? दरअसल इस सुनामी की हवा का परिचय आपको 2024 के साथ जोड़कर चलना होगा, क्योंकि दक्षिणी गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र के इलाके में जो सेंध कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में बीजेपी ने लगा दी, जिस तरीके से 12-13% वोट आम आदमी पार्टी को पहली बार में ही मिल गए। पिछली बार वो चुनाव में थी, लेकिन सिर्फ 2.5 लाख वोट मिले थे उसे, और तमाम जगहों पे जमानत जब्त हो गई थी, कोई नाम जानता नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस बार कांग्रेस का बोरिया बिस्तर न सिर्फ बंद गया, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक प्रयोग के जरिए बीजेपी ने चेता दिया कि जहां भी उसने ऐसा प्रयोग किया तो फिर विपक्ष के किरदार भी उसकी उंगलियों पर नाचते हैं और वो जिसे चाहे उसे खत्म कर सकती है, जिसे चाहे उसे उठा सकती है। तो हिमाचल प्रदेश में सत्ता विरोध की हवा, दिल्ली के भीतर सत्ता विरोध की हवा, लेकिन गुजरात में सत्ता विरोध की हवा नहीं बहती है। तीनों जगहों पर एक ही चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। लेकिन हर किसी को पता है कि गुजरात की जीत और हिमाचल की जीत के भीतर कितना अंतर है। और शायद गुजरात की सुनामी के संदेश इस देश में सिर्फ 2024 को लेकर भर नहीं है। यह संदेश कॉरपोरेट के लिए है, यह संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए है। क्योंकि जरा एक सिलसिले को पकड़ने की कोशिश कीजिए। कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके में तमाम लोगों के जो मुश्किल हालात रहे, उससे निदान और उससे निजात मोदी सत्ता
सत्ता में रहते हुए गुजरात में नहीं दिला पाई। इसीलिए 2002 के चुनाव हो, 2007 के चुनाव हो, 2012 के चुनाव हो, 2017 के चुनाव हो, लेकिन उस वक्त भी सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात के इलाके में कांग्रेस अपनी जमीन उसी को पाती रही। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच और राजकोट और सूरत के बीच कहीं वो दिखाई देती रही, लेकिन एक झटके में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ खत्म हो गया। यकीनी तौर पर कांग्रेस की सक्रियता कम है, यकीनी तौर पर आम आदमी पार्टी की सक्रियता कहीं ज्यादा है। यकीनी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो ताना बाना बुना, उस ताना बाना के दायरे में तकरीबन 140 सीट सीधे तौर पर और बाकी के 28 सीट अप्रोक्ष तौर पर उस दायरे में आ गए जहां पर दोनों के चेहरे गुजरात के वोटरों ने देखे। लेकिन असल बात यहीं से शुरू होती है। क्या भारत के लोकतंत्र में मुद्दे अब मायने नहीं रखते हैं? क्या भारत की राजनीति में विपक्ष की कोई हैसियत नहीं बची है? क्या भारत में राजनीतिक प्रयोग के जो चुनावी मॉडल खड़े किए जाते हैं वही दरअसल इस लोकतंत्र को परिभाषित करेंगे? इस परिस्थिति में सत्ता के साथ और सत्ता के साथ खड़े होकर उसकी मशीनरी के जरिए जो बिसात गुजरात में बिछाई गई, वह बिसात हिमाचल प्रदेश में क्या नहीं बिछाई जा सकती थी? क्या उसका प्रयोग दिल्ली में नहीं हो सकता था? तो क्या यह माना जाए कि जनता ने वोट दिया और जनता के आश्रय चुनावी जीत का तमगा मौजूदा वक्त में गुजरात में नरेंद्र मोदी के सिर बंधना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में यह मानकर चलना चाहिए कि एक बार तुम एक बार हम? तो 27 बरस के गुजरात की सत्ता के दायरे में आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि पाटीदारों के सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। लेकिन हार्दिक पटेल के जाने से वह खुद अपनी सीट से चुनाव जीत गए, अच्छे खासे मतों से जीते हैं। लेकिन क्या पाटीदार बट गया? गुजरात के भीतर जो विरोध की हवा है, विरोध के स्वर हैं, वो कहां से निकलते हैं? 4-5 क्षेत्र ऐसे हैं जो इस दौर में पनप कर आए, और वो सोशल मीडिया का दायरा हो या शहरी मिजाज का दायरा हो, दोनों जगहों पर वो लगातार गूंजते रहे। वह पत्रकारों का दायरा था, जो एक पत्रकार आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी बना, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी बना। वो आवाज वकीलों की थी, कई वकील चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी की टिकट पर। वो आवाज समाज सेवकों की थी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की थी, जिनकी तादाद लगभग 3 दर्जन से ज्यादा आम आदमी के पार्टी के साथ खड़ी थी। विरोध की उस आवाज को आम आदमी पार्टी के भीतर ही देखा जाए, इसको संवाद बनाने की दिशा में कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेपी नहीं किया। उसने उस सत्ता के खिलाफ की आवाज की जगह आम आदमी पार्टी के भीतर खड़ी कर दी, और पहली बार 13% वोट के साथ आम आदमी पार्टी एक मजबूत ताकत के तौर पर गुजरात में उभर कर आ गई। लेकिन क्या कोई सीधे कह सकता है कि दरअसल आम आदमी पार्टी अगर ना लड़ रही होती तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी होती? कोई भी कह सकता है कि हो सकता है अच्छी होती, हो सकता है बुरी भी होती, क्योंकि दोनों के अगर मतों को जोड़ दीजिएगा आप, तो दोनों के मत जोड़ने पर यानी वोट जोड़ने पर 40% वोट होते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी 53% वोटों के साथ नंबर 1 पर है, यानी पिछली बार 49.9% वोट और इस बार 53% वोट। पिछली बार की तुलना में इस बार 5% वोटों का कम पड़ना। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी ने अपने वोट बैंक को सहेज कर रख लिया, लेकिन कांग्रेस अपने वोट बैंक को वोट देने के लिए घर से निकाल नहीं पाई? या यह भी माना जाए कि जो उम्मीद और आस आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के जरिए गुजरात में लगातार गुंजाई जा रही थी, दरअसल उसके पीछे गुजरात के उन आम लोगों की एक खामोशी थी। उन तक पहुंच पाने की स्थिति में आम आदमी पार्टी बिना संगठन के हो नहीं सकती है, तो वो पहुंच नहीं पाए। इसलिए बड़ी तादाद में लोग वोट देने ही नहीं निकले, क्योंकि 27 बरस की राजनीतिक सत्ता के बाद भी उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं देखा। तो क्या ये माना जाए कि भारत का समाज चुनावी तौर पर बदलने लगा है? भारत के समाज के भीतर के मुद्दे जो हैं वह राजनीतिक तौर पर इस दौर में बदलने लगे हैं, क्योंकि गुजरात के भीतर के 30 कॉरपोरेट हाउसेस, गुजरात के भीतर का लगभग 5% व्यापारी तबका, गुजरात के भीतर का वह प्रोफेशनल तबका जिसकी तादाद लगभग 1.5% है,
इसके अलावे आपको ना तो मजदूरों में वो दिखाई देगा कोई आंदोलन या कोई आक्रोश, न किसानों में दिखाई देगा। पाटीदार समाज से निकला हुआ युवा बट गया। मुसलमान जो हाशिए पर ढकेल दिए गए थे, पिछली बार कांग्रेस के साथ थे, इस बार लगभग 40 और 55% के लिहाज से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बट गए। दलित ऊना की उस घटना को भूल गए, इसीलिए उन्होंने कटघरे में और किसी को नहीं बल्कि जिग्नेश मेवाणी तक को खड़ा कर दिया। यानी एकदम नई परिस्थिति में जिस राजनीतिक मॉडल की जरूरत 2024 में बीजेपी को है, या बीजेपी लगातार टुकुर टुकुर मोदी और शाह की तरफ देख रही है कि एक ऐसा मॉडल बनाइए जिसमें इस देश के भीतर के वह मुद्दे जो फेडरलिज्म का जिक्र करते हों कि वह खत्म हो गया, वह मुद्दे जो सीबीआई और ईडी का जिक्र करते हों कि आप इंस्टीट्यूशन का उपयोग कर रहे हैं, वह मुद्दे जो देश की डेमोक्रेसी का जिक्र करते हैं, वह मुद्दे जो ईवीएम तक का जिक्र करते हैं, यह सब धराशायी हो गए। गुजरात एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग है जिस राजनीतिक प्रयोग ने 3 पाठ खुले तौर पर भारत की डेमोक्रेसी को पढ़ा दिए हैं। पहला पाठ, विपक्ष की एकजुटता और विपक्ष का बिखराव सत्ता की उंगलियों पर नाचता है, क्योंकि विपक्ष ने सत्ता में रहते हुए जो कुछ भी किया है उसकी पूरी फाइल पीएमओ में तैयार है। इस देश के सत्ताधारी बीजेपी के पास हर की फाइल मौजूद है, तो कौन उस फाइल के दायरे में आकर खड़ा होना चाहेगा जिसको कल सलाखों के पीछे ले जाया जा सके। यह पहला पाठ है। दूसरा पाठ है, इस देश के भीतर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जो चेक एंड बैलेंस भी करते थे, वह भी जान गए पार्लियामेंट से बड़ी कोई चीज होती नहीं है। और संसद अगर लोकतंत्र का मंदिर है और उस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर भी विपक्ष अगर यह कहता है कि हमारी आवाज आप उठने नहीं देते हैं, इसीलिए हम जनता के बीच हैं, तो भूल जाइए, वह एक सामाजिक कार्य है, लेकिन इस वक्त की संसद एक राजनीतिक कार्य कर रही है। तो देश के भीतर में चुनावी राजनीति को जीने के तौर तरीके समाज के भीतर से नहीं, पार्लियामेंट के भीतर से निकलेंगे, और उसके प्रभाव में इलेक्शन कमीशन भी आएगा और सुप्रीम कोर्ट भी आएगी। यह दूसरा मामला है। तीसरा दरअसल जनता के उन मुद्दों के आश्रय जुड़ा है जिन मुद्दों को उठाकर विपक्ष राजनीति करती है, और विपक्ष अपनी राजनीति के जरिए एक संदेश देती है कि जनता उसके साथ है, वह जनता के साथ है, सत्ता की नीतियां उसके खिलाफ है। लेकिन यह क्या संभव हो सकता है कि एक घटना मोरबी की, जिसमें पुल गिर गया और पुल गिरा और उसकी रिपोर्ट बताई गई कि दरअसल इसके पीछे अनदेखी है उस कंपनी की जिसको ठेका दिया गया था पुल को ठीक करने का। यह अनदेखी है उस एडमिनिस्ट्रेशन की, उस नगर पालिका की, जिसको तय करना था कि कब इस पुल को चालू किया जाए, यानी गवर्नेंस फेल, यानी ठेका जिसको दिया गया वो कंपनी फेल। लेकिन कटघरे में कोई नहीं और खुले तौर पर कोई नहीं। अब आप क्या करेंगे? बावजूद इसके वहां से जो वोट बीजेपी को मिले, उतने वोट कांग्रेस को नहीं मिले, आम आदमी पार्टी को नहीं मिले। तो यह राजनीति का एक नया मिजाज है, क्योंकि इस बात का जिक्र बार बार होता है, मोरबी की पुल को बनाने का काम या ठेका जिस कंपनी को दिया गया, वह कंपनी घड़ी बनाती है और उसके अलावे भी कई प्रोडक्ट पे काम करती है, और उसी ने रोजगार दे रखा है मोरबी के उन महिलाओं को, उन लोगों को जिनके घरों के भीतर मातम पसरा था, किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी की माँ, किसी का भाई, जो पुल के साथ नदी में डूबकर जिसकी मौत हो गई। तो एक तरफ जिंदगी जिलाने के या जिंदगी चलाने के रास्ते हैं, दूसरी तरफ जिंदगी लेने की सोच है। इन दोनों परिस्थितियों में से ही आपको तय करना है आप कहाँ खड़े होंगे। तो क्या ये छोटे से मॉडल को अगर राष्ट्रीय तौर पर इस देश के सामने रखा जाए, तो फिर विपक्ष की हैसियत कहां बचेगी, मुद्दे बचेंगे कहां, और मुद्दों के आश्रय आंदोलन का जिक्र होगा कहां पर? यह कोई नायाब स्थिति नहीं है। इस देश के भीतर कई मौकों पर हर राजनीतिक सत्ता चाहती है कि जनता उसकी गुलाम हो जाए या उस पर आश्रित हो जाए। आश्रित का मतलब होता है कि हम वेलफेयर स्कीम आपके नाम पर लाएंगे, लेकिन हम कोई पॉलिसीज देश में नहीं बनाएंगे जिसके जरिए आप अपने पैरों पर खड़े होते हुए दिखाई दें।
हम मुफ्त में बांटेंगे चीजों को, लेकिन आपको इतना मजबूत नहीं करेंगे जिसके बाद आप अपनी शब्दों को अपने तरीके से कह सके कि देखिए हमें तो ये चाहिए, हमारे बाद की पीढ़ियों को ये चाहिए। गुजरात का राजनीतिक चुनावी मॉडल खुले तौर पर यह बता रहा है कि दरअसल 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम विपक्ष की मटिया मेट कर चुके हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशंस मायने नहीं रखते हैं। इस देश के भीतर का कोई भी मुद्दा राजनीतिक चुनाव हार से अगर तय होता है तो चुनावी जीत सारे मुद्दों को ढक लेती है, और यही गुजरात में हुआ, यही 2024 में होगा। अब यहां से जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा निकल कर आता है वह चेताने वाला है, क्योंकि एक ही चेहरे के आसरे इस देश के भीतर में अगर सत्ता विरोधी हवा कुछ राज्यों में बहती है, लेकिन वह गुजरात में सुनामी के तौर पर सत्ता के साथ खड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब है सत्ता ही पिक एंड चेक करती है, चेक एंड बैलेंस की स्थिति में खुद को लाकर खड़ा करती है। हिमाचल का गंवाना दिल्ली म्यूनिसिपल पार्टी का या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गंवाना क्या मायने रखता है? राजनीतिक तौर पर विपक्ष को जिलाए रखता है, और लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर सत्ता के होने या ना होने का क्या मतलब होगा? तब तो वो चीन में तब्दील हो चला होगा। कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्तारूढ़ वहां पर उस रूप में काम करने लगेगी। भारत के लोकतंत्र के भीतर में बहुदलीय प्रणाली जो थी वह उस लोकतंत्र को जीती थी, लेकिन धीरे धीरे वह इस स्थिति में क्या आकर खुद को खड़ा कर चुकी है जहां पर सत्ता चाहती है कि आप बने रहें, यानी आपकी मौजूदगी रहे और जनता को इस बात का एहसास रहे कि दरअसल यही विपक्ष है। इस राजनीतिक मंत्र को जरा समझने की कोशिश कीजिए, और तब लोकतंत्र के उस पाठ को पढ़िए जहां पर बार बार इस बात का जिक्र होता है कि दरअसल हर 5 बरस के बाद चुनाव में जनता ही तो तय करती है कि उसके नुमाइंदे कौन है। अब उसके बाद आइए, जब आप अहमदाबाद में अमित शाह कहते हैं कि 2002 में हमने सबको ठीक कर दिया, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिस जगह से वो ऐलान करते हैं उसके इर्द गिर्द की 3 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, इस बार एक भी नहीं जीत पाई। कच्छ के इलाके में डेवलपमेंट का पाठ और खारे पानी से साफ पानी की बात का जिक्र जो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और योजनाओं का ऐलान करते हैं, सरदार पटेल की प्रतिमा को दिखाते हैं, वो उस दायरे में जो 7 सीटें कांग्रेस के पास थी, 7 में से 6 सीटें छिन गई सिर्फ एक वक्तव्य के आसरे। नॉर्थ गुजरात की लगभग 22 सीटें इसलिए छिन गई क्योंकि वहां पर जिस रैलियों के जरिए और जिन बातों का जिक्र देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कर रहे थे, वह सिर्फ एक ही मंत्र था। वो मंत्र बहुत साफ था, हम हैं तो तुम हो, कोई दूसरा आएगा तो हम हो सकता है ना हो, तुम भी नहीं बचोगे। ये मैसेज क्या है? और इन दोनों परिस्थितियों के साथ वह जो पूंजी पॉलिटिकल तौर पे लगती है, संदेश उसके पास भी खुले तौर पर गया है। यानी वोटरों के आसरे जो 4 क्षेत्रों में गुजरात को आप बांट कर चलते हैं, उसमें 27 सीटें खुले तौर पर इस बात का ऐलान करती है कि वहां पर आदिवासी थे, वहां पर किसान थे, वहां पर पाटीदार थे, वहां पर युवा तबका था। ये चारों हिस्से बट गए या बीजेपी के साथ चले गए। कल तक जिक्र होता था कड़वा और लोवा पटेल का, लेकिन अब वह भी बीजेपी के साथ है, क्योंकि 45% वोट खुले तौर पर एवरेज के तौर पर बीजेपी के साथ गए, जिस बीजेपी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था 8 बरस पहले या 7 बरस पहले। इस परिस्थिति में गुजरात की सुनामी देखेंगे कैसे आप कह देखेंगे कि कांग्रेस कितनी शिथिल है, राहुल गांधी को राजनीतिक समझ नहीं है, यकीनी तौर पर नहीं है। आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल मौके का फायदा उठाने के लिए जाते हैं, चाहे विपक्ष की एका पूरी तरह खत्म हो जाए, इसीलिए वह उस फायदे को क्यों नहीं उठाएंगे? यकीनी तौर पर उठाएंगे। लेकिन इन दोनों को चेक एंड बैलेंस करते हुए आपको उस बिसात को समझना होगा जो राजनीतिक सत्ता या मोदी शाह की बिसात इस देश के भीतर में ये कहकर बिछाती है कि चुनावी जीत ही तो तय करती है सारी चीज़ों को। तो चुनावी जीत ने तय कर दिया कि इस देश के भीतर में बीजेपी के राजनीतिक प्रयोगों की काट आपके पास नहीं है, और शायद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ध्यान दीजिए उस फहरिस्त को
कांग्रेस के भीतर कौन से नेता खड़े हो सकते हैं जो दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो? आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद तीसरा नाम आपके जहन में मान का आएगा जो मुख्यमंत्री बन गए, और किसी का नाम आपके जहन में नहीं आएगा। तो ये राजनीतिक काल की ऐसे दौर की परिस्थितियां हैं जिसको बनाने वाला जो शख्स है वही सत्ता में है और वही आपको सत्ता में लाने का रास्ता बनाता है। इस सोच को लेकर ना तो केजरीवाल समझ पाएंगे, ना कांग्रेस इस दिशा में जा पाएगी। वो कहती है पार्लियामेंट में माइक बंद हो जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे इसको लेकर कार्य समिति बैठक भी करती है। कमाल की स्थिति है। यानी सीधे तौर पर जनता को बता पाना और मैसेज कन्वे कर पाने की स्थिति में जब इस देश के राजनीतिक दल तक नहीं है, तो संदेश तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के जरिए ही जाएगा, और जिसका नाम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। लेकिन फिर भी बधाई दीजिए गुजरात को, बधाई दीजिए गुजरातियों को, बधाई दीजिए गुजरात के कॉरपोरेट को, बधाई दीजिए गुजरात के भीतर मुद्दों के आसरे मुश्किल में जीते हुए लोगों को। और मुलाकात और इस परिस्थिति के भीतर में एक परिस्थिति उसी दौर में पनपी जब चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आया और सुप्रीम कोर्ट भी अपने तौर पर पार्लियामेंट के दायरे में आया। जजेस की नियुक्ति कैसे हो, यह पार्लियामेंट से आवाज उठती है। इलेक्शन कमिश्नर कैसे बनता है, इसकी आवाज सुप्रीम कोर्ट में उठती है। इस ट्रायंगल को समझने की कोशिश कर लीजिए। सारे लोकतंत्र के मापदंड आपकी हथेली पर नाचने लगेंगे और फिर आप समझेंगे कि वाकई देश बदल रहा है, देश बदल चुका है और भारत के चुनावी लोकतंत्र के पन्ने बिल्कुल नए तरीके से गढ़े जा रहे हैं, जिसको काटने की स्थिति में ना कांग्रेस है ना केजरीवाल होंगे। अभी वो भ्रम में हैं, भ्रम में रहें। कांग्रेस भी अभी उलझी हुई है सामाजिक कार्यक्रमों में, वह उलझी रहे, लेकिन हालात उनके साथ भी नहीं है, क्योंकि इस देश का वोटर जानता है, समझता है कि दरअसल ताकत जिन हाथों में होती है और सामने खड़ा व्यक्ति चुनौती दे पाने की स्थिति में अगर नहीं होता है, तो जब तक जनता खुद चुनौती देने के लिए खड़ी नहीं होगी तब तक परिस्थितियां बदलेंगी नहीं। मनाइए कि स्थिति जनता के साथ जुड़ जाए, ये मत मनाइए कि राजनीतिक तौर पर विपक्ष खड़ा हो जाए, जो संभव ही नहीं है। गुजरात का आखिरी पार्ट यही है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, और उसी के आश्रय डेमोक्रेसी भी मेरी, कॉन्स्टिट्यूशन भी मेरा, और बाकी सारे गणित बेकार हैं, क्योंकि हम हर गणित में माहिर हैं और वो बिसात हमने बिसा दी जिसमें एक साल से आगे दूसरी चाल चलने की स्थिति में विपक्ष खड़ा ही नहीं होता है। ये है वो खेल जहां